दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच जो हाल की तनातनी और तनाव सामने आया है उसने सबको हैरान और चौंका कर रख दिया है। क्योंकि पूरा मामला एकदम अचानक से चर्चा में आ गया और लोगों को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ज्यादातर जगहों पर और न्यूज चैनलों में ये लिखा और बताया गया कि तुर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी और उन्हें रोक दिया। और पहली नजर में ये बात सुनकर थोड़ी अजीब और अटपटी भी लगी कि आखिर अमेरिका यानी यूएसए से खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के बीच में तुर्की का दखल कैसे आ गया और उसने ये कदम क्यों उठाया। थोड़ा पीछे जाएं और पूरी कहानी को समझें तो बात और भी साफ हो जाती है और पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। भारत ने 2020 में अमेरिका की मशहूर बोइंग कंपनी से 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का बड़ा फैसला किया था और करीब $600 मिलियन की ये बहुत बड़ी डील 2024 तक पूरी होनी थी। डिलीवरी में थोड़ी देर और देरी जरूर हुई, लेकिन अब जो आखिरी बैच था वो भारत पहुंचने ही वाला था और सब कुछ तय था। लेकिन इसी दौरान और ठीक उसी समय पूरा मामला अटक गया और समस्या खड़ी हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल इन कीमती हेलीकॉप्टर्स को भारत तक सुरक्षित तरीके से लाने का काम यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कार्गो एयरलाइन कंपनी कर रही थी। और ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये वही भरोसेमंद कंपनी है जो पहले भी कई बार अमेरिका से भारत के लिए भारी भरकम और बड़े डिफेंस इक्विपमेंट सुरक्षित तरीके से ला चुकी है और उसका अनुभव बहुत अच्छा है। इस एयरलाइन का एक तय और फिक्स रूट होता है जिसमें ये अटलांटिक महासागर को पार करके पहले यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पहुंचती है, फिर वहां से तुर्की होते हुए और उसके बाद अंत में भारत पहुंचती है। अब यहाँ ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये सीधा रूट क्यों नहीं लेती और क्यों नहीं यूएसए से सीधे अफ्रीका होकर भारत आती है तो रास्ता छोटा हो जाता। इसका कारण बड़ा साधारण और तकनीकी है, क्योंकि एयरलाइंस और हवाई जहाज अपने मन और हिसाब से कहीं भी रूट नहीं बदल सकते और मनमानी नहीं कर सकते। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स्ड एयर कॉरिडोर्स होते हैं और दुनिया की पूरी हवाई ट्रैफिक इन्हीं तैयार किए गए रास्तों पर चलती है और नियमों का पालन करती है। इसलिए ये एयरलाइन भी हमेशा की तरह उसी रूट से होकर आ रही थी जो पहले से तय था। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी में बड़ा और अप्रत्याशित ट्विस्ट आ गया, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने तुर्की के नेशनल डे को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया था और इसमें शामिल नहीं हुई। तुर्की की एम्बेसी में दिल्ली में जो बड़े सेलिब्रेशन और समारोह हुए थे उनमें भारत का कोई भी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं हुआ और ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। और ठीक उसी के बाद से और उसी घटना के तुरंत बाद माना जा रहा है कि नाराज और गुस्से में आए तुर्की ने अचानक से भारत के लिए इस्तेमाल होने वाला ये एयर रूट ब्लॉक कर दिया और मना कर दिया। तुर्की की सरकार ने ऊपर से और आधिकारिक तौर पर तो यही कहा और बयान दिया कि एयर स्पेस ब्लॉक करने का भारत से कोई सीधा लेना देना नहीं है और ये सिर्फ तकनीकी मामला है। लेकिन जमीनी सच्चाई और हकीकत बिल्कुल अलग और उल्टी कहानी बता रही है और सब कुछ साफ हो रहा है। पिछले कुछ समय से तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशन और सैन्य संबंधों को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ और रिपोर्ट्स आई जब तुर्की के बड़े सैन्य अधिकारी ऑपरेशन या ट्रेनिंग के बहाने पाकिस्तान में देखे गए थे और वहां मौजूद थे। इससे इतना जरूर साफ हो जाता है और संकेत मिलता है कि तुर्की की रणनीति धीरे धीरे पाकिस्तान के पूरे सपोर्ट में खड़ी होती जा रही है और भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट अलाइनमेंट और गठबंधन बनता जा रहा है, जो चिंता की बात है। भारत सरकार द्वारा तुर्की के नेशनल डे के बॉयकॉट के ठीक बाद तुर्की ने जिस तेजी और जानबूझकर एयर स्पेस ब्लॉक किया, उससे ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ये सिर्फ एक साधारण नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा पॉलिटिकल मैसेज और राजनीतिक संदेश था। एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई या युद्ध तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मजबूत संकेत और सिग्नल जरूर होता है कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह का टोन और रवैया अपनाना चाहते हैं। तुर्की स्पष्ट रूप से करना चाहता था कि वो भारत के इस कदम से नाराज है और इसे दिखाने के लिए और अपनी नाराजगी जताने के लिए उसने ये तरीका अपनाया और भारत को संदेश दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स अब पहुंचेंगे ही नहीं या रुक जाएंगे। दुनिया में कई वैकल्पिक रूट्स और रास्ते हैं और एयरलाइंस के पास हर परिस्थिति और मुश्किल में बैकअप रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। हो सकता है कि इस बार यूएसए से उड़ान भरने के बाद एयरलाइन सीधे मिस्र यानी इजिप्ट होकर आए या फिर इजराइल वाला रास्ता अपनाया जाए जो भारत के लिए दोस्ताना है। तुर्की का एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई ऐसी बड़ी दीवार नहीं है जिसे पार करना मुश्किल या नामुमकिन हो, बल्कि ये सिर्फ थोड़ी सी तकनीकी देरी और असुविधा पैदा कर सकता है। असल खेल यहाँ रूट का नहीं, बल्कि भारत और तुर्की की पॉलिटिकल पोजीशनिंग और राजनीतिक रणनीति का है और यह समझना जरूरी है। एक तरफ तुर्की बड़े बड़े बयान देता है और कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और किसी गलत गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता और शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वही देश है जिसके सोशल मीडिया यूजर्स और ऑनलाइन एक्टिविस्ट पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और गलत खबरें फैलाते हैं। कई बार पुरानी वीडियो और फोटो उठाकर उन्हें नया और ताज़ा बताकर वायरल किया जाता है और पूरी दुनिया में भारत की गलत छवि फैलाने की कोशिश की जाती है। इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा और खतरनाक हिस्सा डिजिटल वॉरफेयर यानी डिजिटल युद्ध है जो चुपचाप चल रहा है।
पिछले 4-5 सालों में भारत के खिलाफ चलाए गए झूठे और गलत कैंपेन में सबसे ज्यादा एक्टिव और सक्रिय पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ही रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है। कई रिपोर्ट्स और जांचों में ये भी सामने आया कि कुछ हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने और वायरल करने के लिए बाहर से फेक अकाउंट्स खरीदे जाते हैं और मिनटों में हजारों ट्वीट किए जाते हैं और बॉट्स का इस्तेमाल होता है। ये कोई सामान्य नाराजगी या भावनात्मक मामला नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड और सुनियोजित डिजिटल स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए भारत की छवि पर बुरा असर डालने की लगातार कोशिश की जाती है। अब बात करें व्यापार और ट्रेड रिलेशन की, तो भारत और तुर्की के व्यापारिक संबंध पिछले कुछ सालों में काफी कमजोर हुए हैं और लगातार गिरते जा रहे हैं। जहां 2022 से 2023 में भारत का तुर्की को एक्सपोर्ट करीब 6.5 बिलियन था, तो वहीं 2023 से 2024 में ये घटकर करीब 5.2 बिलियन रह गया। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 1.3 बिलियन की गिरावट हो गई, जो बहुत बड़ी संख्या है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को हर साल लगभग $450 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तुर्की का हिस्सा सिर्फ 1 से 1.5% के बीच ही आता है, जो बहुत कम है। यानी अगर भारत चाहे तो तुर्की की जगह किसी भी दूसरे देश को आसानी से तुरंत रिप्लेस कर सकता है और अपने व्यापार पर बहुत बड़ा असर आने नहीं देगा। फिर भी चिंता और सोचने वाली बात इस बात की है कि राजनीतिक तनाव आगे चलकर कई सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है और नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार नीचे जा रही है और बुरी हालत में है। उनकी करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेज गिरने वाली करेंसी में से एक बन चुकी है और लगातार कमजोर हो रही है। कभी 1 लीरा 8 भारतीय रुपयों के बराबर होता था और आज हालत यह है कि सिर्फ 2 भारतीय रुपए 1 लीरा के बराबर हो गए हैं। दोस्तों, 2021 से अब तक तुर्की की लीरा अपनी वैल्यू का करीब 60% खो चुकी है और ये गिरावट तुर्की की आर्थिक नींव को लगातार कमजोर कर रही है। दूसरी तरफ भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अगर ये गति इसी तरह जारी रही तो आने वाले सालों में भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मांग और बढ़ेगी और लीरा और भी नीचे गिर सकता है। ये भी संभव है कि कुछ वर्षों में 1 भारतीय रुपया बराबर 4 लीरा के बराबर पहुंच जाए, जो तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा। ऐसी नाजुक आर्थिक स्थिति में भारत से झगड़ा करना, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया पॉलिसी अपनाना और हमारे डिफेंस लॉजिस्टिक्स में बाधा डालना तुर्की के खुद के लिए ही घाटे का सौदा है। तुर्की भले 2028 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के सपने देख रहा हो, लेकिन मौजूदा गिरती मुद्रा, महंगाई और आर्थिक कमजोरी को देखकर ये लक्ष्य लगभग असंभव लगता है। उधर भारत लगातार मजबूत हो रहा है और अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये अंतर आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगा और तुर्की स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएगा। भारत अब तुर्की की इस हरकत को सिर्फ एयर स्पेस ब्लॉक जैसी छोटी घटना नहीं मान रहा, बल्कि ये समझ रहा है कि तुर्की किस दिशा में जा रहा है और उसके इरादे क्या हैं। भारत का स्टैंड स्पष्ट है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ खुले तौर पर काम करेगा, दुश्मनी करेगा, तो उसे आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर परिणाम भुगतने होंगे। तुर्की, पाकिस्तान या अजरबैजान जैसे देश भारत की प्रगति को रोक नहीं सकते, क्योंकि आज भारत के पास मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप, मल्टीपल डिफेंस रूट्स और दुनिया भर में गहरी पहुंच है। इसलिए चाहे तुर्की हो या कोई और जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, उसे धीरे धीरे ये समझ में जरूर आएगा कि भारत से उलझना पहले जैसा आसान नहीं है। भारत हर चुनौती को अवसर में बदल देने की क्षमता रखता है और आगे भी अपने हितों की रक्षा उसी मजबूती से करता रहेगा। और भारत अपनी रणनीति से हर चैलेंज को मौके में बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।